पूछते रहना है जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। प्रिंस सर आपको लगातार हर एक साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। प्रिंस सर ने कहा कि सर ठीक है, आप भी आपको एक मौका दे देते हैं, आप भी इन प्यारे बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि बच्चों हमें आपको पढ़ाना 11th और 12th में। लेकिन मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि सर एक बार इन बच्चों से मैट्रिक परीक्षा से पहले भी रूबरू होने दीजिए, जरा हमारा और उनका भी मिलन होने दीजिए, क्योंकि एक अच्छा भाव आता है प्यारे बच्चों जब हम और आप सामने होते हैं। मुझे फील ही नहीं आता कि मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूं, बल्कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि हमारे सामने आज 10th के बच्चे, मैट्रिक परीक्षा 2025 में बैठने वाले बच्चे हमारे सामने हैं। तो आप सभी प्यारे बच्चों को मैं अभिवादन स्वीकार करता हूं। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का, प्यारे साथियों का, मेरे छोटे भाई बहनों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में। गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल, राधे राधे प्यारे बच्चों। क्लास को आप लोग सबसे पहले तो शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन आपसे पढ़ते हो, आपके साथ पढ़ते हो, उनके पास क्लास को शेयर करेंगे। और क्लास में अटेंडेंस लगाने के लिए क्लास को लाइक करना होता है, तभी हम मानते हैं कि हमारे सामने ये बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भाई अटेंडेंस लगाने के लिए जल्दी से क्लास को लाइक भी कर देंगे। मेरा नाम हुआ आनंद अवस्थी, आनंद सर, एंजॉय सर। बहुत सारे बच्चे अपना अपना नाम लेते हैं और उस हिसाब से आप मुझे जानते भी होंगे। ठीक है, चलते प्यारे बच्चों क्लास की शुरुआत करेंगे। तो देख सकते हो कि 80 प्रश्न जो है फिजिक्स से रिलेटेड बच्चों में आपको कराने वाला हूं, और सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनमें से कई प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या तैयार हो? एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बताइएगा, चैट बॉक्स में। यस सर तैयार हैं, ओके सर, वेरी गुड, क्या बात है, मजा आ गया। चलते हैं प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आने वाला है। चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन है, आपसे मैं टेस्ट लेना चाहूंगा। आज आपका टेस्ट है एक तरह से। देखते हैं कौन बच्चे किसका जवाब सही से तरीके से देते हैं और कितनों का गलत होता है। गलत वाले जल्दी दिखेंगे, है ना। चलते प्यारे बच्चों, पहला जो चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बच्चों आपको 12th में भी ये चैप्टर है। 12th में भी चैप्टर है, सबसे ज्यादा नंबर देने वाला चैप्टर है। किसमें? 12th वाली परीक्षा में। और सबसे ज्यादा नंबर देने वाला आपके और भी जो एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, वहां भी इस चैप्टर से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये रहा कि परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो सभी को पता है परावर्तन के नियम में क्या होता है, दो नियम बताए जाते हैं। और परावर्तन के नियम में नियम होता है कि भाई आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यस और नो। परावर्तन के नियम पूछ रहा है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कितने बच्चे सही ऑप्शन दे रहे हैं? पहले का ए ऑप्शन सही है। जी हां, बिल्कुल सही जवाब आपका है। मैं भी आपकी बात से सहमत हूं, जहां गलत हो बता दीजिएगा, ठीक है, नहीं बहुत पीटे जाओगे यहां से, मेरे पास पिछड़ है। ठीक है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा कि प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। तो बच्चों जो आप लाइट देखते हो, जो सूर्य से करोड़ों किलोमीटर से चल करके हमारी पृथ्वी पर पड़ रही है ना, हमारी पृथ्वी पर पड़ रही है बच्चों, करोड़ों किलोमीटर से सूर्य का प्रकाश चल के आ रहा है, तो बीच में तो कुछ है ही नहीं, निर्वात है, कुछ भी नहीं है, कण भी नहीं है। तो निर्वात में केवल और केवल चल सकती है तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, अर्थात बच्चों प्रकाश क्या है? एक प्रकार की क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये बच्चों आप 11th में भी पढ़ोगे, जहां पर आपको वेव चैप्टर पढ़ाया जाएगा, प्लस बच्चों आप ये 12th में पूरा चैप्टर ही है। ध्यान से सुनना, ये इस नाम को ध्यान से देखिए, यही है वो खूंखार चैप्टर का नाम जो आपके क्लास 12th में है, विद्युत चुंबकीय तरंग। चैप्टर का नाम ही यही है, चैप्टर का नाम यही है बच्चों क्लास 12th में। ध्यान से सुनो, चैप्टर 8 यही है। इसीलिए कह रहा हूं कि आप जो 10th में पढ़ रहे हो ये आपका बेस होता है। तो ऐसा कभी मन में नहीं लाना कि सर 10th में मेरे मार्क्स कमाए, आगे सीढ़ी आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, लेकिन निराश नहीं होना, कॉन्फिडेंस प्रबल रखना। ठीक है, तो ये आ गया प्रकाश तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। बच्चों अगर दर्पण के सामने प्रतिबिंब कोई भी वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब दो ही दर्पणों में सीधा बनता है अवतल दर्पण में भी, लेकिन वो स्थितियां काल्पनिक रखी जाती हैं। तो या तो समतल दर्पण में बच्चों ऐसा होता है या उत्तल दर्पण में। ठीक है, या तो समतल दर्पण में या तो उत्तल दर्पण में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ए भैया बिग फैंस, ओके, ओ ठीक है, तीसरे कटी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही रहा, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अभी बताया भैया कि प्रकाश की चाल निर्वात में अधिक होती है। अच्छा यहां पर अगर हवा लिखा होता, ऑप्शन में कोई हवा होता, तो हवा और निर्वात में क्या टिक करते? निर्वात ही टिक करते बच्चों, क्योंकि हवा हम लोग अपने चारों ओर के वायुमंडल को बोलते हैं, और वायुमंडल की हवाएं जो होती है उनमें बहुत सारी गैसें मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं तो भैया सीधी रेखा में गमन करती हैं, यस और नो। ए ऑप्शन सही है। ये तो एकदम बहुत हल्का हल्का सवाल है, वजन ही नहीं है सवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैलीय कागज होता है तो तैलीय कागज पारदर्शक नहीं पारभाषक होता है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? फिर पूछ लिया, एक एक बच्चा सोते सोते हुए बोल देता है कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं और सभी को याद भी है ना, ये ऑप्शन सब याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है बच्चों आभासी होता है, काल्पनिक होता है। अगर शब्द आभासी आ जाए तो मेरे प्यारे शेर खान, मेरे मोगली, आप लोग ये याद रखोगे कि आभासी भी वही शब्द है, काल्पनिक या आभासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण द्वारा आपतित होता है। ठीक है, तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? ए भैया आपतित अगर अभिसारी किरण पुंज है और दर्पण समतल है तो भैया वो परावर्तित भी अभिसारी ही होगा, अभिसारी ही होगा। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, अभिसारी ही होगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समतल द्वारा दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। बच्चों जब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है ना, जब आप आईने के सामने खड़े होते हो ना, तो आपकी जो हाइट है,
ठीक वही हाइट इमेज में बनती है, अर्थात समतल दर्पण में बनती है प्रतिबिंब में। तो बच्चों जो आवर्धन क्षमता हम निकालते हैं m अपान में प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बटे वस्तु की दूरी, तो वो +1 ही आता है, याद रखिएगा, ये सूत्र से निकाला जाता है। नेक्स्ट बच्चों, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। यहां पर क्या होगा? परावर्तन कोण का मान होगा। बच्चों बताओ क्या होगा मान? बच्चों एक चीज याद रखो कि ये बच्चों परावर्तक सतह है और इस पर एक आपतित किरण जो कि लंबवत आपतित होती है, यही नॉर्मल, यही अभिलंब, और 90 डिग्री पर आपतित हुई, बोलो 90 डिग्री पर आपतित हुई, तो परावर्तित भी इसी दिशा में हो जाएगी। इसलिए बच्चों इनके बीच कोई कोण नहीं होगा, कोण I बराबर कोण R, इनके बीच में कोई कोण ही नहीं बनेगा भैया। I भी यही, I भी 90 डिग्री और R भी 90 डिग्री, तो याद रखिएगा, ठीक है? ओके सर, 0 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण फोकसांतर वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। सभी को पता है कि R बराबर या कह लो F बराबर फोकस दूरी F बराबर R/2 होता है, तो R बराबर 2F होगा। 12वें नंबर का ए ऑप्शन। 90 डिग्री कहां से बोलता भाई? तुम कहां थे अभी तक? आए 0 डिग्री समझ में आया? लव यू सर, लव यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया। आभासी सीधा बड़ा, ये केवल एक ही कंडीशन में होता है बबुआ। वस्तु की स्थिति कहां है? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। बिल्कुल सही है रे बबुआ, यही ऑप्शन टिक कर लो। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में ही बच्चों ऐसी स्थिति का प्रतिबिंब बनेगा। कब? वो भी अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में बनता है सीधा प्रतिबिंब, लेकिन ऐसी स्थिति में, है ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ए व बी दोनों होता है, सीधा हम कह सकते हैं ना। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन भाई जल्दी से बताओ, मैं तो कंफ्यूज आ गया, मैं कंफ्यूज आ गया है। हाँ बताइए, ए ऑप्शन सही होगा कि बी ऑप्शन सही होगा? हम तो भैया सीधा ऑप्शन टिक कर देंगे, आप लोग ही बता दीजिए, आप लोग ही बता दीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा कि ए तथा बी दोनों होगा। 14 का आप लोगों का है भैया, हमको नहीं आ रहा है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? 14 का ए ऑप्शन। हाँ ठीक है, हम नहीं जानते हैं कि बी है भैया, सी भी हो सकता है, पहले बता रहे हैं सी भी हो सकता है। तो आप लोग का होमवर्क है, जल्दी से बताते रहना क्लास के लास्ट तक, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में अवतल दर्पण का। दर्पण कहां लगता है? उत्तल लेंस। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है भाई, जो डॉक्टर लिए रहते हैं और फिर आपकी आंख में ऐसे देखते हैं कि भैया आंख खराब है कि नहीं, दांत खराब है कि नहीं, है ना, जो भी होगा उसको देखते हैं, हथेली हाथ की रेखाएं देख के बता देते हैं आप कितने अमीर बनोगे, है ना, आपकी कितनी शादियां होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में आ गए। अच्छा, एक क्लास में एक चैप्टर में एक होमवर्क 2 मिलना चाहिए था। नेक्स्ट बच्चों, अगला चैप्टर है आपका प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है? कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन से अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? जल से लेंस बन सकता है, कांच से बन सकता है, शीशे से बन सकता है, मिट्टी से नहीं बबुआ, मिट्टी से नहीं, मिट्टी तो केवल खेली जाती है ना, मिट्टी को हम लोग बचपन में बहुत खेलते हैं। ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। बच्चों देखो ऑप्शन सब सेंटीमीटर में है, तो f बराबर होता है 100/p। कितना है p? 1 है, तो 100/1 बराबर 100 सेंटीमीटर होगा। प्लस का होगा बच्चों, तो प्लस वाला ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि प्लस में आपका डायोप्टर भी दिया हुआ था, इसलिए आप 100/p लिखे। अगर बच्चों इसी 100 सेंटीमीटर को हम +1 मीटर भी लिख सकते थे, 1/p भी लिख सकते हैं, जब मीटर में ऑप्शन होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए? तो वक्रता के लगभग, मतलब कह लो फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, अर्थात बच्चों बी ऑप्शन सही होगा। अगर समान आकार का प्रतिबिंब आपको प्राप्त करना है तो बच्चों उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए? फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, लगभग वक्रता केंद्र पर रखा जाना चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है बबुआ। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ए, तुम कहां देख रहे हो? तुम हंस रहे हो? अभी नहीं हंसे, लेकिन अभी भी हंस रहे हो। हमें यहां से सब दिखाई दे रहा है, हमें यहां से सब दिखाई दे रहा है। तुम पहली बात तो तुम्हारे हाथ में कुरकुरे का पैकेट है, कुरकुरे का पैकेट है, अभी दुकान से लेकर के आए और बैठ के खा रहे हो और मन ही मन मुस्कुरा रहे हो, लेकिन ये -15 सेंटीमीटर का जवाब दे दोगे तो तुम्हारी सारी गलती माफ। -15 सेंटीमीटर किस दर्पण और किस लेंस के लिए सही है? बच्चों दर्पण या लेंस कुछ भी हो, अगर ऋणात्मक होता है तो वो अवतल दर्पण होता है। अवतल मतलब दोनों अवतल होंगे। क्या होंगे? दोनों अवतल। बच्चों गोलीय दर्पण और पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या है? -15 सेंटीमीटर, तो अवतल। अगर बच्चों धनात्मक होता है तो उत्तल होता है, चाहे दर्पण हो चाहे उत्तल, सॉरी चाहे दर्पण हो चाहे लेंस, दोनों ही स्थितियों में जो उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, उसकी उन दोनों की फोकस दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती हैं। याद रहेगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम है? 2 नियम है, ये तो याद ही होगा, है ना? इसमें 2 नियम थोड़ा सही से याद रखना कि अपवर्तक तल पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या होता है? स्नेल का नियम होता है sin I बटे sin R। आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है भैया? 2 नियम है। नेक्स्ट, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सॉरी उत्तल लेंस, ये कितनी बार क्वेश्चन आएगा?
किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, अभी बताया, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस बच्चों, एक उत्तल लेंस जो होता है बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, सही बात है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस आवर्धन क्षमता m बराबर होता है तो v अपान में यू, v अपान में यू, ना कि u अपान में v। बहुत ध्यान देना, कुछ बच्चे इसको टिक कर देंगे, ये वही बच्चे हैं जो कभी कभी आए हैं। v अपान में u होगा, डी ऑप्शन सही जवाब। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है मोगली, तुम्हें बल्लू और बघीरा ने बिगाड़ रखा है। घाटी के उस पार ये क्वेश्चन अगर आएगा ना तो तुम्हें कोई मुझसे नहीं बचा पाएगा मोगली। गोली दर्पण में फोकसांतर वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है तो भैया r बराबर f/2, f/2 ये सूत्र अभी मैंने बताया, तो r बराबर 2f हो सकता, नहीं सॉरी, क्या हम बता रहे हैं, f बराबर r/2 होता है तो r बराबर 2f, सही बात है भैया, ए ऑप्शन ही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। बच्चों जो निर्गत किरण है और अभिलंब है उनके बीच को निर्गत कोण कहते हैं, उनके बीच को निर्गत कोण कहते हैं। नेक्स्ट, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, 1 मीटर की बात की है यहां पर, तो फोकस दूरी, अच्छा फोकस दूरी है ना, तो लेंस की क्षमता तो P बराबर 1/f होगा, और 1/f, f की वैल्यू क्या है, 1 मीटर जो कि प्लस में ही है, तो प्लस का 1 डायोप्टर ही बच्चों माना जाएगा। एक डायोप्टर प्लस का, माइनस का नहीं टिक करोगे नहीं कूटे जाओगे, यही से फेंक के मारेंगे। सही बता रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आपके पास तक पहुंचेगा। मैं अगर जिसका नाम ले लूं उसी के पास यहां से वो पहुंचेगा। मैंने एक ऐसा आविष्कार किया है, जैसे यहां पर मैं नाम ले रहा हूं, किसका, पावर ऑफ माइंड। आप तो एक नाम ही नहीं सही रखते हो, सोनी प्रिया है, उमा शंकर है, तो मैंने नाम लिया उमा शंकर, और उमा शंकर के नाम से मैंने यहां पर मार्कर को फेंक के मारा। आप तैयार हो उमा शंकर जी, बताइए आप तैयार हो, तो यहां से आपके पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पहुंचेगा। सही बता रहे हैं, अगर आपने गलत टिक किया होगा तो माइनस बनाओ, जब गलत करोगे तभी पड़ेगा, ऐसे नहीं पड़ेगा, ये भी है, इतनी चीज है, अगर गलत होगा तभी, सही चीजों पे नहीं वार करेगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में रिसर्च है, इस रिसर्च को छिपा के रखा हूं और कहीं पर बताना भी नहीं है ना, चर्चा भी नहीं करना है, सीक्रेट बात है। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। बच्चों देखो, अवतल दर्पण की बात की है और काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब, ठीक फिर वही बात हुई है, वक्रता केंद्र से फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण तथा फोकस के बीच, हाँ बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन पर ही बच्चों अवतल दर्पण की बात हो रही ना, इसमें तो सारे प्रतिबिंब उल्टा बनते हैं। एक ऐसी स्थिति यही होती है जिसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, जो कि दर्पण तथा फोकस के बीच। क्या सही ऑप्शन है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्या सारे ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत है तो बताइए भाई, कहीं भी कुछ भी मैं बोलूं तो बताइए ना। हाँ सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण का प्रतिबिंब छोटा होता है, किस दर्पण का प्रतिबिंब छोटा होता है, उत्तल दर्पण का, नहीं 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 नहीं, ये भैया होमवर्क है ना, अवतल दर्पण का, किस दर्पण का प्रतिबिंब छोटा होता है, आपको ही बताना है, आपको ही बताना है, दिस इज योर होमवर्क, हमको नहीं आता। एक क्लास में एक होमवर्क 15 का ये सब टिप दे रहे हैं, ये आपका होमवर्क है भाई। ए ऑप्शन में जितने लोग टिक कर रहे हो बाबू भाई बताइए। चलो अच्छा ये टिक करो भाई, हम देख लेंगे भाई उत्तल दर्पण होता है कि नहीं, वैसे मुश्किल है। छोटा प्रतिबिंब पूछ रहा है, छोटा प्रतिबिंब बताइएगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, ये देखो इसीलिए चैप्टर भाई खत्म हो गया, एक क्वेश्चन जरूरी है हर चैप्टर में होमवर्क के लिए ना, 2 होने चाहिए, फिलहाल 1 ही दे रहे हैं। अगला प्रश्न बच्चों है